से आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बीपीएससी 101 का हिंदी मीडियम वाला वीडियो लाइए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम ऑलरेडी अपलोड हो चुका था। सो हिंदी मीडियम का बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रहा है, आप लोग कमेंट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए आप लोगों का डिमांड पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी 101 राजनीतिक सिद्धांत की समझ। बहुत ही अच्छा तरीके से मैं समझाऊंगा, कंप्लीट वीडियो देखना, पूरा आवाज करना, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझाऊंगा मैं, और बहुत ही मजा आएगा। ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो 5 साल के पीवाई के अकॉर्डिंग लिया गया है। 5 साल पीवाई के अकॉर्डिंग लिया गया है, जो सबसे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिया गया है। और ये जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टा में डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले बीपीएससी 101 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले देखिए मैं मेरा एक डिमांड है आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट समझो, सॉरी डिमांड नहीं, रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है, आपको शांत में बैठना है, क्या हो, जहाँ पीस महसूस हो, शांत में बैठना है। उसके बाद किसी से बात नहीं, डिस्टर्ब मतलब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको दूसरा क्या करना है, हेडफोन का यूज करना है। अगर हेडफोन है तो हेडफोन का यूज करें, ताकि माइंड पूरा कंसंट्रेट हो, पूरा ध्यान से समझना है पॉइंट को, वर्ड्स को। अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो वॉच किया तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे पहले ये पूरा वीडियो वॉच करना है, देन आपको लास्ट में ये जो नोट्स है इजी लैंग्वेज का, बीपीएससी 101 इजी लैंग्वेज में जो नोट्स मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ये बाद में आप लोग परचेस कर लीजिएगा व्हाट्सएप से। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेस किया था, फिर भी आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर आपने मुझे पीडीएफ तो दे दिया सर, इसका वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। तो चलो आज मैं आपके लिए वीडियो भी बना देता। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। क्या है राजनीतिक सिद्धांत? तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब होता है राजनीति, राज्य, सरकार, अधिकार, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे विचारों का अध्ययन करना। ये है राजनीतिक सिद्धांत का मतलब। ठीक है, यह हमें बताता है कि ये एक अच्छा समाज और अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए। ये कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत बताता है। राजनीतिक सिद्धांत में आपका आ जाता है राज्य, सरकार, लोकतंत्र, ठीक है, समानता, न्याय, ये सब राजनीति के सिद्धांत हैं। समझ में आ गया? तो देखिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं आगे। तो आपने क्या देखा, राजनीतिक सिद्धांत का, राजनीतिक सिद्धांत को क्या समझा आपने? तो राजनीतिक सिद्धांत वह अध्ययन है, इसको ऐसे याद रखना अगर हो तो राजनीतिक सिद्धांत वह अध्ययन है जो राज्य, सरकार, लोकतंत्र, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों से जुड़े सिद्धांतों एवं विचारों को समझाता है। ठीक है, ये आपका राजनीतिक सिद्धांत होता है। अभी आपको दिखा दिए। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे तो मजा भी आया, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जब समझ गए तो अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मतलब तो अब कुछ भी समझ में आएगा। टाइटल ही सब्जेक्ट का समझ गया तो कुछ भी समझ आएगा। तो लिखा है क्वेश्चन में, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत तो हम लोग समझ चुके हैं, इनके अध्ययन के लिए अलग अलग दृष्टिकोण देखें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानक, यानी कि नॉर्मेटिव दृष्टिकोण। यह बताता है कि राज्य, न्याय, सरकार और समानता कैसी होनी चाहिए, और यह नैतिक मूल्यों और आदर्शों पर क्या होता है, आधारित होता है। दूसरा, अब अनुभवजन्य दृष्टिकोण। तो यह वास्तविक राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों और आंकड़ों का क्या करता है, अध्ययन करता है। इसमें सर्वेक्षण, अवलोकन और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग इसमें राजनीतिक विचारों और संस्थाओं के विकास का अध्ययन इतिहास के आधार पर किया जाता है। इससे वर्तमान राजनीति को समझने में सहायता मिलती है। आगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण। यह व्यक्तियों और समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार, मतदान, नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका मार्क्सवादी दृष्टिकोण।
इस दृष्टिकोण में देखें तो यह राजनीति को आर्थिक व्यवस्था और वर्ग संघर्ष के आधार पर समझाता है। तो हमेशा मार्क्सवादी क्या करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, शोषक और शोषित वर्ग की बात करते हैं। इसके अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों की रक्षा करता है। और इसमें नेक्स्ट दृष्टिकोण की बात करें तो वो होता है संस्थागत दृष्टिकोण, जिसमें संविधान, संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी राजनीतिक संस्थाओं की संरचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी दृष्टिकोण के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत का व्यापक और संतुलन अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, चर्चा कीजिए। आखिर किसने बोला था राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, क्यों और कैसे हुआ ये राजनीतिक सिद्धांत मृत, है ना? आखिर ये से क्या मतलब है, तो समझिए। तो ये राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, एक ये है क्या है, एक विचार है। ठीक है, यह एक विचार था जो 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद के उदय के बाद सामने बात आया। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा टाइम था, ये राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका एक ऐसा टाइम था जब जो राजनीति के अकॉर्डिंग कोई भी काम सही से नहीं होते थे, राजनीति में अत्याचार होता था ना, कोई भी काम, कुछ भी सुनवाई नहीं होता था। जब कुछ भी सुनवाई नहीं होता था तो तब लोगों ने ये घोषित कर दिया कि भाई 20वीं शताब्दी के बाद में ये घोषित कर दिया कि ये जो है कि सिद्धांत मृत हो चुका है। ठीक है, मतलब राजनीति करना, राजनीति किसी हित के लिए नहीं होता है, राजनीति में सिर्फ जो नेता है, नेताओं का ही फायदा होता है। तो ये सब आपका इसके अकॉर्डिंग आता है। तो चलिए समझते हैं। राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, यह विचार 20वीं शताब्दी में व्यवहारवाद के उदय के बाद सामने आया। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति का जो अध्ययन केवल तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर होना चाहिए, है कि नहीं? और इसलिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता और आदर्श राज्य जैसे विषयों को कम महत्व दिया गया। इस विचार के समर्थकों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक समस्याओं का समाधान नहीं देता, बल्कि केवल आदर्शों और दार्शनिक विचारों तक ये सीमित रहता है। इसलिए उन्होंने इसे अप्रासंगिक माना। ठीक है, अनेक विद्वानों ने इस मत का विरोध किया। उनका कहना था कि राजनीतिक सिद्धांत समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका नया रूप विकसित हुआ है ना? तो कई विद्वान ऐसे थे जो राजनीति को मरा हुआ नहीं कह रहा कि परिवर्तन हुआ, फिर विकसित बनकर नया राजनीति हो रहा है। आज भी मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, पर्यावरण, नारीवाद, वैश्वीकरण और समानता जैसे विषयों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। तो जॉन रॉल्स जॉन रॉल्स जैसे जैसे विचारकों ने न्याय और समानता पर नए सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिससे राजनीतिक सिद्धांत का पुनः विकास भी हुआ। तो आज राजनीतिक सिद्धांत केवल आदर्शों की चर्चा नहीं करता, बल्कि समकालीन राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं का भी विश्लेषण करता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है कहना पूरी तरह सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा देखिए, तो आपने देख लिया यहाँ पर। अब मैं थोड़ा एक बार अपने तरीके से एक बार फिर से समझाऊं। राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, यह विचार व्यवहारवादी लोगों ने दिया। ठीक है, व्यवहारवादियों ने दिया। समझ में आ गया? किसने दिया? तो ये व्यवहारवादियों का ये विचार था कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। तो ये व्यवहारवादी आखिर क्या है? कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन होगा, अभी मैंने पढ़ा था। तो व्यवहारवादी राजनीति के क्या थे? विद्वान थे। तो अविद्वान कौन से? तो व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों का एक ग्रुप था, समूह था, जो 1940 से 60 के दशक में ना, 1940 के 60 के बीच क्या हुआ था, यह प्रसिद्ध हुआ था व्यवहारवादी। इनका कहना था कि पॉलिटिकल साइंस को भी फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के तरह साइंटिफिक बनाना चाहिए, है कि नहीं? यानी राजनीति का अध्ययन जो है, इन राजनीति का अध्ययन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग, सर्वे के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के आधार पर यह होना चाहिए, ना केवल आदर्शवादी विचारों के आधार पर। ये किसने कहा? व्यवहारवादी लोगों ने ऐसा कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए। ये ऐसा थोड़ी ना सिर्फ राजनीति कर दिया
तो इसमें देखो, इसमें आपको ये भी होना चाहिए, आखिर ये भी थे कौन व्यवहारवादी लोग, ग्रुप ऐसा कौन? देखो, इनमें से कुछ नाम, अगर खास नाम की बात करूं तो डेविड स्टर्न, रॉबर्ट आर डाल और गैब्रियल आलमंड और चार्ल्स ए मैरियम। तो ये सब के क्या थे भैया? ये सब थे आपके व्यवहारवादी के ग्रुप था, ग्रुप में सबसे टॉप। ठीक। आखिर आखिर इन्होंने भैया, आखिर इन्होंने ये क्यों कहा कि ये मिरित है? क्यों कहा कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, ये मिरित है? आखिर क्यों कहा? इनका मानना था कि जो पुरानी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल थ्योरी है, राजनीतिक सिद्धांत है, यह केवल यह बताती है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए। तो लेकिन असल दुनिया का अगर अध्ययन करा जाए तो असल दुनिया, रियलिटी अगर बात किया जाए तो इनका अध्ययन इसमें कम कर किया गया है ना? इसलिए इन्होंने क्या कहा कि अब हमें आदर्शों से ज्यादा लोगों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। लोग वोट किसे देते हैं, वोट क्यों देते हैं, चुनाव में कौन जीतता है, क्यों, ये सब क्या है भाई? ये सब किसका विषय है? ये सब का विषय व्यवहारवादी का। ठीक है, तो हो गया। तो यही बात है। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में फिर बाद में पता चला कि ये सिर्फ डाटा फैक्ट से काम नहीं चलेगा, जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी, वैल्यूज, इन सब का जरूरी होना चाहिए। तब इसका बाद क्या हो गया? बाद में इसका बाद ये हो गया कि भाई इसका विश्वास, तो इसका जो विचार था ये गलत साबित हुआ है कि नहीं? सो देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, बहुत अच्छा से मैंने समझाया। थर्ड क्वेश्चन को भी बढ़िया से समझने का कोशिश कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में है, राज्य के बारे में रॉल्फ मिलीबैंड के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो रॉल्फ मिलीबैंड एक प्रमुख क्या थे? मार्क्सवादी राजनीतिक विचारक थे। कौन थे? प्रमुख मार्क्सवादी थे। तो मार्क्सवादी के राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने राज्य को तटस्थ संस्था मानने के विचार का विरोध किया। उनके अनुसार पूंजीवादी समाज में राज्य सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य नहीं करता, इसलिए बल्कि इसमें पूंजीपति वर्ग के जो हितों की रक्षा करता है। मिलीबैंड का कहना था कि राज्य की प्रमुख संस्थाएं जैसे कि सरकार, नौकरशाही, न्यायपालिका, सेना, प्रशासन ऐसे लोगों के नियंत्रण में होती है ना। ये सब राज्य की प्रमुख संस्थाएं तो ऐसे लोगों के नियंत्रण में होती है। और जो उच्च वर्ग से आते हैं, क्या कहना है, ऐसे लोगों के नियंत्रण में होता है ये सब, सरकार, सेना, न्यायपालिका, नौकरशाही, जो उच्च वर्ग में आते हैं। ये किसका कहना था? मिलीबैंड का कहना था। उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि और हित समान होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से पूंजीपति वर्ग का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। सरकार की नीतियां, कानून और आर्थिक निर्णय अक्सर बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों के हितों के अनुसार बनाए जाते हैं। इसलिए राज्य वास्तव में वर्ग प्रभुत्व का साधन बन जाता है। तो मिलीबैंड ने उदारवादी विचारधारा की आलोचना करते हुए क्या कहा कि राज्य को निष्पक्ष और सभी नागरिकों का समान प्रतिनिधि मानना चाहिए, है ना? सभी नागरिकों को समान प्रतिनिधि मानना क्या है? वास्तविकता से मेल नहीं खाता है कि नहीं? आर्थिक शक्ति का राजनीतिक शक्ति पर क्या है? गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि मिलीबैंड के अनुसार पूंजीवादी राज्य मुख्यतः शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने के वाला क्या है? संस्थान है। वेबर की वैधता, क्वेश्चन नंबर 4 में वेबर की वैधता की अवधारणा का क्या कीजिए? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देखिए, वेबर वेबर का पूरा नाम मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर के अनुसार वैधता का क्या अर्थ है? लोगों का यह विश्वास कि शासक या फिर सरकार का शासन करने का अधिकार उचित और स्वीकार्य है। ये क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार वैधता, जब जनता किसी सत्ता को स्वेच्छा, खुद की इच्छा से स्वीकार करती है, तब वह सत्ता वैध कहलाती है। तो ये क्या है भाई? ये जब जनता किसी सत्ता को खुद की इच्छा से क्या करती है? स्वीकार करती है कि भाई हाँ, ये सत्ता सही है, तो ये तभी वैध सत्ता कहलाएगा, है ना? वैधता कहलाएगा। वेबर ने वैधता के 3 प्रकार बताए हैं। पारंपरिक वैधता, पहला तो पारंपरिक वैधता, यह परंपरा और रीति रिवाजों पर आधारित होती है जैसे कि राजतंत्र। दूसरा
करिश्माई वैधता, यह किसी नेता के असाधारण व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता पर आधारित होती है। तीसरा, वैधता तार्किक वैधता है ना, वैधानिक तार्किक वैधता। यह संविधान, कानून और नियमों पर आधारित होती है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में यही सबसे अधिक क्या है, प्रचलित है। आलोचनात्मक परीक्षण, वेबर का सिद्धांत बताता है कि केवल बल से ही नहीं बल्कि जन स्वीकृति से भी शासन चलता है। ठीक है, यह विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में उपयोगी है, लेकिन उन्होंने आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। मार्क्सवादी विचारों के अनुसार वैधता अक्सर शासक वर्ग द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। वास्तविक जीवन में कई बार बल और वैधता दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, जैसे कि वेबर ने पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया ये बात। जिसे क्या नहीं, जिसे वेबर ने पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया। क्या कह रहे हैं कि वास्तविक जीवन में कई बार बल और वैधता दोनों साथ साथ क्या होता है, कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में उदारवाद और न उदारवाद के मध्य भेद की व्याख्या कीजिए, है ना। क्या कह रहे हैं कि उदारवाद और न उदारवाद क्या है, इनके बीच आपको डिफरेंस बताना है। चलिए, उदारवाद और न उदारवाद को देखते हैं। तो उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता पर यह बल देता है, और न उदारवाद मुख्य रूप से आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देता है। इसमें राज्य की सीमित लेकिन कल्याणकारी भूमिका क्या स्वीकार करता है, और इसमें उधर अर्थव्यवस्था में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन करता है। तो ये ध्यान में रखना, ये हम लोग जो ये साइड वाला पढ़ रहे हैं, ये उदारवाद और ये न उदारवाद। तो उदारवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय को महत्व देता है, और ये नवोदार में क्या होता है, निजीकरण, मुक्त बाजार और वैश्वीकरण का समर्थन करता है। ठीक, तो उदारवाद व्यक्ति के अधिकारों के साथ सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान देता है। और नवोदारवाद प्रतियोगिता और बाजार की दक्षता को अधिक महत्व देता है। उदारवाद, जॉन लॉक, जे.एस. मिल प्रमुख विचारक हैं उदारवाद के, और नवोदारवाद के मिल्टन फ्राइडमैन, फ्रेडरिक हायेक प्रमुख विचारक हैं। इस प्रकार उदारवाद स्वतंत्रता और कल्याण दोनों पर बल देता है, जबकि नव उदारवाद मुख्य रूप से मुक्त बाजार और सीमित राज्य का समर्थक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में विस्तार से क्या कीजिए, बताइए। क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित क्या है, सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि समाज का विकास भौतिक परिस्थितियों और विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होता है। भौतिकवाद का अर्थ है कि समाज का आधार आर्थिक व्यवस्था, उत्पादन और संसाधन है। मनुष्य के विचार, कानून, राजनीति और संस्कृति भी आर्थिक व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। द्वंद्वात्मक का अर्थ है कि हर समाज में विरोधी शक्तियां मौजूद रहती है। इन विरोधों के कारण परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष समाज में नए परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग भाई, ये आपका होता है भौतिकवाद। ये किसके अकॉर्डिंग, मार्क्सवादी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पूंजीपति के बारे में हमेशा बात करते हैं। और अगला, मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। एक सामाजिक व्यवस्था के भीतर उत्पन्न विरोध धीरे धीरे उसे बदल देते हैं। इसी कारण सामंतवाद के स्थान पर पूंजीवाद आया, और भविष्य में पूंजीवाद के स्थान पर समाजवाद आएगा। मार्क्स ने यह भी कहा कि जब आर्थिक आधार बदलता है तो उसके साथ राजनीति, कानून, धर्म और संस्कृति भी बदल जाते हैं।
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समाज के विकास को नैतिक आदर्शों से नहीं बल्कि वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों और वर्ग संघर्ष के आधार पर समझता है। क्वेश्चन नंबर 7 है राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान की चर्चा कीजिए। कुछ समय पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुके हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत के पुनः उत्थान मतलब फिर से राजनीतिक सिद्धांत वापस आया। ये कब हुआ? ऐसा क्या हुआ? तो चलिए, राजनीतिक सिद्धांत का पुनः उत्थान का अर्थ है कि राजनीतिक सिद्धांत ने पुनः अपना महत्व प्राप्त कर लिया है कि नहीं। 20वीं शताब्दी के बाद के प्रारंभ में व्यवहारवाद के प्रभाव के कारण राजनीतिक सिद्ध विज्ञान में तथ्यों, आंकड़ों और वैज्ञानिक पद्धति को अधिक महत्व दिया गया है। इससे राजनीतिक सिद्धांत को कम उपयोगी माना गया है ना। लेकिन 1960 के दशक के बाद सिद्धांत पुनः उत्थान विकास हुआ। तो 1960 के बाद ये फिर से उदय हुआ, पुनः उत्थान हुआ इसका। इसके प्रमुख कारण है इसलिए कि जो व्यवहारवाद की सीमाएं सामने आई क्योंकि वह न्याय और समानता, नैतिकता जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तो जब ये ऐसी व्यवहार का बात गलत साबित हुआ, है ना? ये समानता और नैतिकता जैसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका तो भाई ये गलत साबित हुआ। जॉन रॉल्स ने न्याय और समानता पर नए विचार प्रस्तुत किए, जिसने मानक राजनीतिक सिद्धांत को नया महत्व दे दिया। ठीक है? तीसरा है इसमें कारण मानवाधिकार, पर्यावरण, नारीवाद, संस्कृतिवाद और सामाजिक न्याय जैसे नए विषय उभर कर इसमें सामने आए। और केवल तथ्य पर्याप्त नहीं थे, इसलिए नैतिक मूल्यों और आदर्शों की आवश्यकता फिर महसूस की गई, है ना? और आधुनिक राजनीति सिद्धांत ने मानक और अब अनुभवजनक दोनों दृष्टिकोणों को साथ लेकर चलना शुरू कर दिया। आज राजनीतिक सिद्धांत केवल आदर्श राज्य की चर्चा नहीं करता, बल्कि समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है नागरिकता की अवधारणा के क्रमिक विकास को रेखांकित कीजिए। नागरिकता का अर्थ किसी राज्य का वैधानिक सदस्य होना, जिसके साथ व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य दोनों प्राप्त होते हैं। समय के साथ इसकी अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। जैसे प्राचीन काल यूनान में नागरिकता केवल स्वतंत्र पुरुषों तक सीमित थी। महिलाओं, दासों और विदेशियों को नागरिक नहीं माना जाता था। ठीक है? प्राचीन काल में। दूसरा रोमन काल आया। रोमन काल के अकॉर्डिंग रोम में नागरिकता का विस्तार हुआ। नागरिकों को कानूनी अधिकार और राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। ठीक है? मध्यकाल की बात करें, इस काल में सामंतवाद और राजशाही के कारण नागरिकता का महत्व कम हो गया। लोगों के अधिकार इसमें सीमित हो गए। आधुनिक काल फ्रांसीसी क्रांति और लोकतंत्र के विकास के बाद समानता, स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों को महत्व मिला। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान के देने का अधिकार मिलने लगा। समकालीन काल में आज नागरिकता केवल कानूनी पहचान नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों, मानवाधिकारों, लैंगिक समानता तथा सक्रिय जन भागीदारी से भी जुड़ी हुई है। इस प्रकार नागरिकता की अवधारणा सीमित अधिकारों से विकसित होकर व्यापक और लोकतांत्रिक स्वरूप ग्रहण कर चुकी है। एक लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेती है। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला, आदेश सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधि चुनाव के समय किए गए वादों और जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। वह मतदाताओं का प्रतिनिधित्व होता है। न्यासी सिद्धांत एक एडमंड बर्क के अनुसार प्रतिनिधि केवल जनता के निर्देशों का पालन नहीं करता, बल्कि अपने विवेक और समझ से समाज के हित में निर्णय लेता है। वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व इस सिद्धांत के अनुसार प्रतिनिधियों की सामाजिक पृष्ठभूमि जैसे जाति, लिंग, धर्म या वर्ग जनता के समान होनी चाहिए, ताकि वे उनकी समस्याओं को बेहतर समझ सके। सार्थक प्रतिनिधित्व
इसमें प्रतिनिधि की पहचान से अधिक उसके कार्यों को महत्व दिया जाता है। प्रतिनिधि को जनता के हितों की प्रभावी रक्षा करनी चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व इस व्यवस्था में राजनीतिक दलों को पर्याप्त मतों के अनुपात में सीटें दी जाती है, जिससे सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। तो ये सिद्धांत लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोकतंत्र और लोकमत के अंतः संबंध का परीक्षण कीजिए। तो क्या है लोकतंत्र और लोकमत, है ना? तो लोकतंत्र और लोकमत एक दूसरे के पूरक हैं। लोकमत से तात्पर्य किसी राजनीतिक लोकमत समझिए। लोकमत से क्या तात्पर्य है? किसी राजनीतिक, सामाजिक या फिर राष्ट्रीय विषय पर जनता की सामूहिक राय से। लोकतंत्र में सरकार जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। तो लोकतंत्र में सरकार क्या करती है? जनता के अनुसार, जनता जो कहेगा वो। लेकिन लोकमत में क्या होता है? राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विषय पर जनता सामूहिक राय देते हैं। इसलिए लोकमत का विशेष महत्व होता है। लोकतंत्र और लोकमत का संबंध इस प्रकार है। लोकमत लोकतंत्र का आधार है जनता चुनाव के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करती है और प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सरकार अपनी नीतियां बनाते समय जनता की आवश्यकताओं और विचारों का ध्यान रखती है। राजनीतिक दल जनसभाओं, मीडिया, सर्वेक्षण और जनसंपर्क के माध्यम से लोकमत को समझने का प्रयास करते हैं। लोकमत सरकार पर नियंत्रण का कार्य करता है। लोकमत सरकार पर नियंत्रण का कार्य करता है। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती तो अगले चुनाव में उसे सत्ता से हटाया जा सकता है ना? तो हटाया जा सकता है। तो लोकतंत्र भी क्या होता है? लोकतंत्र भी लोकमत को प्रभावित करता है। शिक्षा, मीडिया, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन जनता की सोच को विकसित करते हैं। तो आलोचनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए, कभी-कभी लोकमत अफवाह, गलत सूचना, प्रचार, भावनात्मक मुद्दों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जागरूक और शिक्षित नागरिक आवश्यक है। इस प्रकार लोकतंत्र और लोकमत एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं तथा उदारवादी शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था पर एक क्या कीजिए निबंध लिखिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था वह माध्यम है जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का क्या करती है? चुनाव करती है। यह लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसके माध्यम से जनता शासन में भाग लेती है। चुनाव निश्चित समय पर कराए जाते हैं। प्रत्येक योग्य नागरिक को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। नागरिक अपने मत से ऐसे प्रतिनिधि चुनते हैं जो संसद या फिर विधानसभा में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में मुख्यतः दो चुनाव प्रणालियां प्रचलित है। पहला प्रथम मत प्राप्त प्रणाली, इसमें सबसे पहले मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। दूसरा होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें दलों का प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें दी जाती है। चुनावी व्यवस्था में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उम्मीदवार का चयन करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं और जनता के बीच प्रचार करते हैं। यह एक सफल चुनावी व्यवस्था के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आवश्यक है। तो चुनाव आयोग जैसी संस्था इन प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। चुनाव के माध्यम से जनता सरकार बनाती है, सरकार को उत्तरदायी बनाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता परिवर्तन भी करती है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, उदारवाद के केंद्रीय सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उदारवाद का प्रमुख राजनीतिक विचारधारा। उदारवाद क्या है? आपको पहले ही बताया था मैंने। उदारवाद क्या है? एक विचारधारा है।
ठीक है, तो उदारवाद एक प्रमुख राजनीतिक विचारधारा है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा करना होता है। उदारवाद हमेशा समाज के कल्याण की ही बात में के बारे में ही है ना, इसके हित के बारे में ही विचार रखते हैं। ठीक है, तो हित का ही बात करते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, शिक्षा और जीवन शैली की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा समानता, यह कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता तथा समान अवसरों का समर्थन करता है। तीसरा, सीमित सरकार। उदारवाद के अनुसार सरकार का कार्य मुख्यतः कानून व्यवस्था बनाए रखना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना तथा न्याय प्रदान करना है। अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है। लोकतंत्र, उदारवाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, जन सहमति तथा उदारवादी सरकार का समर्थन करता है। कानून का शासन, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सभी नागरिकों को समान कानून नागरिकों पर क्या होता है, सभी नागरिकों पर समान कानून लागू होता है। निजी संपत्ति और आर्थिक स्वतंत्रता। उदारवाद व्यक्तियों को संपत्ति रखने तथा आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार देता है। मानव अधिकारों की रक्षा। उदारवाद जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय जैसे मूल अधिकारों की सुरक्षा को आवश्यक मानता है। इस सिद्धांतों के माध्यम से उदारवाद व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है स्टूडेंट्स, मार्क्सवाद की समकालीन प्रासंगिकता का क्या कीजिए, परीक्षण कीजिए। तो मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित विचारधारा है। तो यह समाज को वर्ग संघर्ष और आर्थिक संबंधों के आधार पर समझती है। मैंने पहले भी ये सब चर्चा किया। लेकिन आज के समय में भी इसकी अनेक बातें प्रासंगिक मानी जाती है। कौन-कौन सी समकालीन प्रासंगिक परीक्षण की बात करें तो ये आर्थिक असमानता देखने को मिलता है इसमें। आज भी अमीर और गरीब के बीच आय और संपत्ति की बड़ी खाई है ना? अमीर के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा होते हैं और गरीब के पास बहुत ही कम। मार्क्सवाद इस असमानता के कारणों को समझाने में सहायक है। इसमें श्रमिकों का किया जाता है, मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग श्रमिकों का शोषण होता है। उनके अनेक क्षेत्रों में कम वेतन, अस्थायी रोजगार, खराब कार्य स्थितियाँ और आज भी देखने को ये सब मिलती है और मार्क्सवाद इन समस्याओं की व्याख्या करता है। पूंजीवाद की आलोचना। मार्क्सवाद बताता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ को अधिक महत्व दिया जाता है, जिससे सामाजिक असमानता बढ़ सकती है। वैश्वीकरण का विश्लेषण। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और शक्तिशाली देशों के आर्थिक प्रभाव को समझने में मार्क्सवादी दृष्टिकोण उपयोगी माना जाता है। सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकार, समान अवसर और आर्थिक न्याय की मांग करने वाले अनेक आंदोलन आज भी मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित होती है। हालांकि कई भविष्यवाणियां पूरी तरह सही सिद्ध नहीं हुई और आज कोई भी देश शुद्ध मार्क्सवादी व्यवस्था का पालन नहीं करता। फिर भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को समझने में मार्क्सवाद आज भी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण पर उत्तर आधुनिकतावादियों के विचारों का क्या चर्चा कीजिए। उत्तर आधुनिकतावादी वैश्वीकरण को केवल अधिकार प्रक्रिया नहीं मानते बल्कि इसे बहुआयामी जटिल प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार वैश्वीकरण ने सूचना, संचार, तकनीक और संस्कृति का विश्व भर में तेजी से विस्तार किया। इससे देशों के बीच संपर्क बढ़ा है, लेकिन इसके लाभ सभी को समान रूप से नहीं मिले हैं। उत्तर आधुनिकतावादियों का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ा है, जिससे स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव पड़ा है। वे यह भी कहते हैं कि वैश्वीकरण ने लोगों की पहचान अधिक जटिल बना दिया। आज व्यक्ति केवल एक राष्ट्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी कई सामाजिक और सांस्कृतिक पहचाने हैं।
उत्तर आधुनिकतावादी किसी एक सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उनके अनुसार वैश्वीकरण का प्रभाव अलग-अलग देशों, वर्गों और समुदायों पर अलग-अलग होता है, इसलिए इसे एक ही दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावादी समीकरण को विविधता, असमानता, सांस्कृतिक परिवर्तन और शक्ति संबंधों से जुड़ी जटिल प्रक्रिया मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत में अनुभवजन्य और मानक अवधारणाओं के बीच अंतर कीजिए। अनुभवजन्य अवधारणा और मानक अवधारणा, ठीक है, इनके बीच अंतर देखना है। तो अनुभवजन्य अवधारणा यह तथ्य, आंकड़ों और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है ना होती है, और अनुभवजन्य है ना, तो अनुभवजन्य आपने देखा है। और यह मानक अवधारणा देखिए कि यह मानव अवधारणा यह मूल्यों, आदर्शों और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। अनुभवजन्य अवधारणा, इसका उद्देश्य राजनीति में क्या है इसका अध्ययन करना है, और मानक अवधारणा इसके अकॉर्डिंग इसका उद्देश्य राजनीति में क्या होना चाहिए यह बताना है। अनुभवजन्य अवधारणा में के अकॉर्डिंग इसमें सर्वेक्षण, अवलोकन और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, और मानक में इसमें तर्क, दर्शन और नैतिक विचारों का प्रयोग होता है। अनुभवजन्य में यह मूल्य निरपेक्ष होती है, यह मूल्य निरपेक्ष होती है, यह मूल्य आधारित होती है। इस तरह से अनुभवजन्य के अकॉर्डिंग यह राजनीतिक व्यवहार और संस्थाओं का वास्तविक अध्ययन करती है, और मानक में यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता और आदर्श राज्य जैसे विषयों का अध्ययन करती है। यह वस्तुनिष्ठ होती है और यह अधिक व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो दोनों अवधारणाएं राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। अनुभवजन्य दृष्टिकोण वास्तविक स्थिति को समझाता है, जबकि मानक दृष्टिकोण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की दिशा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, शास्त्रीय और आधुनिक उदारवाद के बीच प्रमुख है ना अंतरों पर प्रकाश है। कौन शास्त्रीय और आधुनिक उदारवाद? चलिए, तो शास्त्रीय के अकॉर्डिंग क्या है उदारवाद और आधुनिक उदारवाद? तो देखिए, शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद दोनों ही व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन राज्य की भूमिका और समाज के प्रति उनके विचार अलग-अलग हैं। शास्त्रीय उदारवाद कहता है इसके अकॉर्डिंग शास्त्रीय उदारवाद के अकॉर्डिंग 17वीं से 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ ये है ना, और इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे अधिक महत्व देता है, ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद। और राज्य का कार्य केवल कानून व्यवस्था और सुरक्षा तक सीमित होना चाहिए। मुक्त व्यापार और निजी संपत्ति का समर्थन करता है। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। ये क्या हम लोग देख रहे हैं भैया? ये हम लोग शास्त्रीय उदारवाद के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है। शास्त्रीय उदारवाद जॉन लॉक और एडम स्मिथ इसके प्रमुख क्या है विचारक हैं शास्त्रीय उदारवाद के। आधुनिक उदारवाद की अगर बात करें तो इसका विकास ये 19वीं से 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ, आधुनिक विकास उदारवाद, और ये स्वतंत्रता के साथ सामाजिक समानता पर भी बल देता है। राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, इस पर विचार करता है, इस पर बात करता है, और कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है आधुनिक उदारवाद। साथ में गरीब और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप को आवश्यक मानता है। T.H. ग्रीन और जॉन रॉल्स इसके प्रमुख विचारक हैं। इस प्रकार शास्त्रीय उदारवाद सीमित राज्य का समर्थक है, जबकि आधुनिक उदारवाद जन कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रक्रियात्मक और वास्तविक
लोकतंत्र के बीच अंतर कीजिए। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और वास्तविक ठोस लोकतंत्र लोकतंत्र की दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। पहला, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की बात करें तो इसमें चुनाव की प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आवश्यक माने जाते हैं इसमें। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। संविधान और कानून के अनुसार सरकार बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही ढंग से चलाना है। वास्तविक लोकतंत्र में देखा जाए तो इसमें केवल चुनाव ही नहीं बल्कि जनता के जीवन की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार मिलने चाहिए। सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल दिया जाता है। सरकार को जनता के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। लोकतंत्र का उद्देश्य लोगों के जीवन में वास्तविक सुधार लाना है। अर्थात प्रक्रियात्मक लोकतंत्र चुनाव पर आधारित है, जबकि वास्तविक लोकतंत्र जनता के अधिकार, समानता और कल्याण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत के विकास की व्याख्या कीजिए। नारीवाद राजनीतिक सिद्धांत महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, सम्मान और अवसर दिलाने की क्या विचारधारा है ना। तो ये नारीवाद राजनीति में नारी के सम्मान के लिए, नारी के हक के लिए, है ना, अवसर के लिए, अधिकार के लिए, है ना, विचार प्रस्तुत करता है, बात करता है। इसका विकास 4 प्रमुख चरणों में हुआ। नारीवाद, है ना, क्या नारीवाद राजनीति का प्रथम चरण में, इस चरण में महिलाओं ने मतदान का अधिकार, शिक्षा और संपत्ति के अधिकार की मांग की। उद्देश्य महिलाओं को कानूनी समानता दिलाना था, है कि नहीं। दूसरा, द्वितीय चरण, इस चरण में कार्यस्थल, परिवार और समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर ध्यान दिया गया। समान वेतन, समान अवसर, महिलाओं की स्वतंत्रता की मांग की गई। तृतीय चरण में, इस चरण में यह बताया गया कि सभी महिलाओं की समस्या एक जैसी नहीं होती। जाति, वर्ग, धर्म और संस्कृतियों के कारण उनकी परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती है। चतुर्थ चरण में, इस चरण में महिलाओं की सुरक्षा, लैंगिक समानता, यौन उत्पीड़न, है ना, तो यौन उत्पीड़न मतलब किसी स्त्री को किसी संबंध बनाने के लिए, है ना, किसी स्त्री को संबंध बनाने के लिए उत्पीड़न करना, है ना, उकसाना, तो ये सब इसके विरुद्ध आवाज, शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान भागीदारी पर विशेष बल दिया गया। आज नारीवाद राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य महिलाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार, सम्मान और अवसर प्रदान करना है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखे अब तक, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देखे ऊपर में। अब हम लोग नीचे जो देख रहे हैं ये जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, संक्षिप्त टिप्पणियां 10 मार्क्स वाले। चलिए, पहला इसमें अलगाव का सिद्धांत, तो ये टिप्पणी है, उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन्हीं को टिप्पणी को उठाया गया है। अलगाव का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपने श्रम से बनी वस्तु, अपनी रचनात्मक क्षमता और अन्य लोगों से अलग हो जाता है। मजदूर जिस वस्तु का निर्माण करता है उस पर उसका अधिकार नहीं होता, उसे केवल मजदूरी मिलती है। लगातार एक जैसा ही काम करने से उसकी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाता। मजदूर अपने कार्य में खुशी भी महसूस नहीं करता। मार्क्स के अनुसार यह स्थिति शोषण, असमानता और असंतोष को बढ़ाती है। इसलिए अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। दूसरा, एडमंड बर्क। एडमंड बर्क रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक थे। उन्होंने परंपरा, रीति-रिवाज, धर्म और सामाजिक संस्थाओं का समर्थन किया। उनके अनुसार समाज का विकास धीरे-धीरे होता है, इसलिए अचानक परिवर्तन या फिर क्रांति उचित नहीं होती। इसलिए अचानक परिवर्तन या फिर क्रांति उचित नहीं होता। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति का विरोध किया क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता को नुकसान पहुंचा। बर्फ का मानना था
कि सुधार आवश्यक है, लेकिन धीरे-धीरे और अनुभव के आधार पर होना चाहिए। उनके विचारों का उद्देश्य समाज में स्थिरता, व्यवस्था और निरंतरता बनाए रखना था, इसलिए उन्हें रूढ़िवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद पर मिशेल फूको के विचार की बात करें, तो मिशेल फूको उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख विचारक थे। उनके अनुसार ज्ञान और शक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाज में जो शक्तिशाली होते हैं, वही तय करता है कि क्या सत्य माना जाएगा। फूको का मानना था कि शक्ति केवल सरकार के पास नहीं होती, बल्कि विद्यालय, अस्पताल, जेल, परिवार और मीडिया जैसी संस्थाओं में भी होती है। ये संस्थाएं लोगों के विचार और व्यवहारिक व्यवहार को प्रभावित करती है, इसलिए उन्होंने किसी एक सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार सत्य समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उनके अनुसार क्या? कि सत्य समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अगला है पर्यावरणीय नारीवाद। पर्यावरणीय नारीवाद महिलाओं और प्रकृति के बीच संबंध को स्पष्ट करने वाला एक सिद्धांत है। इसके अनुसार महिलाओं का शोषण, प्रकृति का दोहन एक ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था का परिणाम है। मतलब कि ये प्रकृति का दोहन किया जाए या फिर महिलाओं का शोषण किया जाए, तो दोनों को एक ही जैसा माना जाता है। ठीक है? जिस प्रकार महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, उसी प्रकार प्रकृति प्रकृति का भी अत्यधिक शोषण किया जाता है कि नहीं? जंगल काटकर, है ना? जो स्वच्छ पानी का उपयोग करके या उल्टा-पुल्टा कुछ भी करके, है ना? इसलिए महिलाओं की समानता और पर्यावरण संरक्षण दोनों आवश्यक है। पर्यावरणीय नारीवाद समानता, प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का समर्थन करता है। इसका उद्देश्य मानव और प्रकृति के बीच संतुलित तथा न्यायपूर्ण संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसमें अगला है लोकतंत्र का कुलीनवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का वादी सिद्धांत के अनुसार वास्तविक राजनीतिक शक्ति जनता के पास नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों, कुलीन वर्ग के हाथों में होती है ना? इस वर्ग में बड़े नेता आते हैं, कुलीन वर्ग में उद्योगपति आते हैं, उच्च अधिकारी और अन्य प्रभावशाली व्यक्ति इसमें होते हैं। और सामान्य जनता चुनाव के माध्यम से केवल अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है, जबकि महत्वपूर्ण निर्णय कुलीन वर्ग द्वारा लिए जाते हैं। मॉस्का, पेरेटो और रॉबर्ट माइकल इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। उनके अनुसार प्रत्येक समाज में शासन हमेशा कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित रहता है। सही बात है ना? कुछ पावरफुल लोगों के पास ही शक्ति होता है ना? सब कुछ उसी के अनुसार अकॉर्डिंग काम करता है, उनके पास पैसा है। इस तरह से मैंने कंप्लीट जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, सभी मैंने आपको करवा दिया। अब आपको इसका व्हाट्सएप में जाके क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप में जाइए, इसका पीडीएफ को क्या कीजिए भैया, इजी लैंग्वेज पीडीएफ को परचेज कर लीजिए। पीडीएफ परचेज कर लीजिए, प्रिपरेशन अच्छा से कीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा आप लोग, एग्जाम बहुत सुपर हिट जाएगा। सो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले स्टूडेंट्स बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो, एंड ऑल द बेस्ट।